चलिए साउंड क्लियर है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में पढ़े थे, यानी कायिक जनन के विधियों के बारे में। और आज हम लोग को पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होने वाले ये मेथड में सेकंड नंबर। हम शायद आप लोग को लिखवाए थे बाई एस्टीम यानी तना के द्वारा। अच्छा, तना में भी हम बताए हुए थे दो तरह का तना होता है। एक तो आप लोग को बताए थे जैसे अंडरग्राउंड स्टीम, तीन तरह का होता है। एक अंडरग्राउंड स्टीम, अच्छा, और दूसरा आप लोग को सब एरियल स्टीम, और तीसरा हो जाएगा क्या, एरियल स्टीम। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है, बाई सब एरियल स्टीम। हेडिंग डाल दीजिए बाई सब एरियल स्टीम। ठीक है, बाई सब एरियल स्टीम। दूसरा नंबर बाई सब एरियल स्टीम। अच्छा, सब एरियल स्टीम का मतलब होता है अर्धवायवीय तना। क्या बोलते हैं इसको, अर्धवायवीय तना। और अर्धवायवीय तना का मतलब होता है वैसा तना जिसका आधा भाग जमीन के अंदर होता है और आधा भाग जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को कौन कौन बताया गया था, जैसे पहला नंबर में बोलिए कौन कौन आ जाएगा इसमें। रनर। रनर, रनर का हिंदी क्या होता है, ऊपरी भूस्तरी। किसमें होता है इसके द्वारा, किसमें होगा जी, ऊपरी भूस्तरी के द्वारा। अच्छा, अब देखिए, इसमें पहले एक बार रुक जाइए, लिख लेंगे हम लोग। रनर के बाद क्या है, सकर, मतलब होता है अंत भूस्तरी। रनर, सकर। तीसरे नंबर में हो जाएगा स्टोलॉन। ठीक है, तीसरे नंबर में हो जाएगा स्टोलॉन। स्टोलॉन, स्टोलॉन मतलब क्या होता है, भूस्तरिका। भूस्त हाँ, एक होता है ऊपरी भूस्तरी, दूसरा होता है अंत भूस्तरी, और तीसरा हो जाएगा भूस्तरी, और चौथा हो जाएगा 3 नंबर में जो है हाँ, और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, भूस्तरिका। ठीक है, भूस्तरिका। अच्छा, अब देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देखे, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब होता है वैसा तना जिसका आधा भाग मिट्टी के अंदर होता है और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता है। अच्छा, अब यहाँ हम लोग को देखना है कि ये अर्धवायवीय तना में कौन कौन आते हैं। तो अर्धवायवीय तना के अंतर्गत आता है रनर, सकर, स्टोलॉन और ऑफसेट यानी कि भूस्तरी का। तो यानी कि ऊपरी भूस्तरी, अंत भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरी का। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रनर के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है, रनर के द्वारा। तो रनर के द्वारा किसमें होगा जी, सबसे पहले एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख लेते हैं। रनर का एग्जाम्पल यानी कि इसका उदाहरण किसमें होगा, तो सबसे पहले ये ऑक्जेलिस में। ऑक्जेलिस का हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, खटमिट्ठी। देखे हैं खटमिट्ठी, खटमिट्ठी जो है खाए हो ये आप लोग। ऑक्जेलिस के नाम से तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका फिगर जैसा ही आप देखिएगा आप क्लियर हो जाइएगा। देखे हैं ना इसको, तो नेट स्लो है। ठीक है, ये हो गया ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस को देखे हैं, अच्छा खाए भी होंगे, खट्टा लगता है, खट्टा मीठा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्जेलिस। ठीक है, जब तक इसको आपको फिगर इसका नहीं देख लेते हैं तब तक आपका क्लियर ये नहीं होगा कि हाँ ये है क्या। ठीक है, तो इसलिए फिगर को याद रखना जरूरी होता है। खट मीठी हो गया। अच्छा, खट मीठी के बाद ऑक्जेलिस के बाद
आ जाएगा साइनोडॉन। साइनोडॉन का मतलब क्या होता है? दुब घास इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दुब घास। देखे हैं दुब घास को? दुब घास में आप देखिएगा अक्सर एक जड़ जो होता है ना, जड़ को जैसे खींचिएगा उसका तना भाग दूसरे जड़ से जुड़ा हुआ होगा। एक जड़ को खींचिएगा तो उसका तना भाग दूसरे जड़ से जुड़ा होता है, और दूसरे जड़ को फिर खींचिएगा तो उसका एक तना होता है, तना हुआ स्टीम हुआ, जो अगले वाले पौधे के जड़ से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, उसका जो तना आप देखते हैं, दो पौधों के जड़ के बीच में एक तना होता है, देखे ना दुब घास को? जब जड़ से खींचिएगा उसको तो उसके बाद एक आपका क्या बोलते हैं, तना जो है दूसरे पौधा से जुड़ा होता है, और ये तना का आधा हिस्सा जो होता है मिट्टी के अंदर होता है और आधा हिस्सा मिट्टी के बाहर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं अर्ध क्या, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब हुआ वैसा तना जिसका आधा भाग मिट्टी के अंदर और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होता हो। ठीक है, इसको हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो ऑक्जेलिस, साइनोडॉन। अच्छा, उसके बाद देखिए जितना भी घास है ना, इसमें जितना भी ग्रास का आप नाम ले लें, सारा घास इसी के अंदर आता है। एटसेट्रा कट लेंगे, सब घास इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जिसमें रनर के द्वारा यानी ऊपरी भूस्तरी के द्वारा कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अब आते हैं शकर के द्वारा। शकर के द्वारा अगर हम बात करें यानी अंतः भूस्तरी के द्वारा, इसमें कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि मिंट। मिंट मतलब पुदीना। और क्या हो जाएगा? एक और होता है क्राई सैन हेमम, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलदावदी। ठीक है, गुलदावदी। क्राइसैंथेमम एक फूल हो गया। मिंट के बारे में आप लोग पुदीना देखे हैं क्या? गाना में हमेशा सुनते ही है पुदीना, फोटो भी देख लिए होइएगा। ठीक है, तो पुदीना के बारे में आप जानते ही हैं। क्राइसैंथेमम गुलदावदी एक फूल है। ठीक है, तो इन दोनों में कायिक जनन शकर के द्वारा होता है। ठीक है, यानी अंतः भूस्तरी के द्वारा। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए स्टोलोन में बताइए किसके द्वारा कायिक जनन होगा? तो एस्टोलॉन किसके किसके द्वारा हो जाएगा? और कौन होगा? पहला तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसको क्या पढ़ते हैं? स्ट्रॉ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को आप लोग देखें, रेड कलर का होता है। स्ट्रॉबेरी खाए ना इसको? ये हो गया स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉबेरी के द्वारा। और किस में हो जाएगा? और जैस्मीन, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे? जैस्मीन। जैस्मीन को तो देखे ही होइएगा, नाम सुनना है ना, चमेली। ये जैस्मीन हो जाएगा। तो जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी ये दोनों में किसके द्वारा कायिक जनन होता है, यानी किसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? तो एस्टोलॉन के द्वारा, यानी कि भूस्तरी के द्वारा। अच्छा, अब लास्ट हम लोग का आता है ऑफसेट, यानी भूस्तरिका में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? तो ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन होगा किसमें? जैसे वाटर हैसिंथ का नाम सुने होइएगा आप लोग, वाटर हैसिंथ नाम सुने इसका? वाटर हैसिंथ देख लीजिए। वाटर हैसिंथ, वाटर हायसिंथ का मतलब होता है क्या? जलकुंभी। इसको तो देखे होइएगा आप सब, पोखरा में। हाँ, स्ट्रॉबेरी, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ, इसको हिंदी में हम लोग जलकुंभी कहते हैं। क्या बोलेंगे? जलकुंभी है ये। तो जलकुंभी इसको लिख लेंगे, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी में किसके द्वारा कायिक जनन होगा? तो ऑफसेट के द्वारा, भूस्तरिका के द्वारा। अच्छा, वाटर हायसिंथ का एक और नाम है, इसी को हम लोग अथवा करके आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। इकॉर्निया। क्योंकि जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम आप लोग को बताए हैं, लिखवाए ना ये सब। अरे जलकुंभी के बारे में पढ़ाए हैं? अच्छा, अभी आप लोग को जलकुंभी के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, ठीक।
कोई बात नहीं। तो इकॉर्निया जो है आगे पढ़ना है। जलकुंभी जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है इकॉर्निया क्रेसिप्स। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इकॉर्निया क्रेसिप्स। और जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम इकॉर्निया क्रेसिप्स होगा, तो इसलिए इसका नाम कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि इकॉर्निया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होगा इकॉर्निया में? तो ऑफसेट के द्वारा यानी कि भूअस्तरिका के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, क्या पढ़ना है इसको? इकॉर्निया। क्या पढ़ेंगे? इकॉर्निया पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इकॉर्निया में हो गया एक एग्जाम्पल। अच्छा अगला एग्जाम्पल किस में हो जाएगा? पिस्टिया में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो है याद रखेंगे पिस्टिया। अभी हम दिखाते हैं पिस्टिया को। पिस्टिया में कायिक जनन किसके द्वारा होगा तो जरा एक बार देख लीजिए। पिस्टिया, ऐसे आप देखे होइएगा जल में होने वाला ये पौधा है, ये जल में अक्सर इसको आप देखे होंगे। पिस्टिया जो है इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा यानी कि भूअस्तरिका के द्वारा हो जाएगा। तो ये चार नाम है यहाँ पे, आपको पिछले क्लास में भी हम बताए हुए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी किसी पौधों में कायिक जनन होगा यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो तीन पार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा, यानी रूट, स्टीम और लीफ के द्वारा। रूट में हम आप लोग को लिखवा दिए हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बाई रूट जड़ के द्वारा किसमें किसमें बताए थे। एक आपको बताया गया था ये मीठा आलू स्वीट पोटैटो में, जिसको कोन यानी अलुआ कहते हैं। और दूसरा हम आप लोग को बताए थे डेहलिया नामक एक फूल में, जिसके जड़ से ही नया पौधा निकलता है। तो जड़ के द्वारा कायिक जनन दो गो एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए। अब बात आती है तना में। तो तना के द्वारा तीन तरह से तना होते हैं, अब तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। एक तना है जो मिट्टी के अंदर होता है, एक तना है जो मिट्टी के बाहर होता है, और एक तना है जो कि आधा मिट्टी में और आधा मिट्टी के ऊपर होता है। तीन तरह का तना है। एक है जो मिट्टी के अंदर होगा, उस तना को भूमिगत तना कहा जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं। भूमिगत तना यानी वैसा तना जिसका पूरा का पूरा भाग मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आपको फिर बताए थे वैसा तना जो जिसका आधा भाग मिट्टी के ऊपर और आधा भाग मिट्टी के अंदर होता है, जिसको सब एरियल स्टीम कहते हैं, यानी कि अर्धवायवीय तना कहते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से किस में अर्धवायवीय तना में कायिक जनन होता है? इनमें से किस में अर्धवायवीय, या ऐसे पूछ देगा इनमें से किस में अर्धवायवीय, कौन कौन अर्धवायवीय तना है? तना का उदाहरण है तो रनर, सकर, स्टोलोन, ऑफसेट। या ऐसे भी पूछ सकता है इनमें से किसके द्वारा रनर के द्वारा कायिक जनन होता है? तो रनर में कायिक जनन किसके द्वारा होगा? रनर के द्वारा कायिक जनन किस में होगा? ऑक्जेलिस में, खटमिट्ठी, ये साइनोडोन दुब घास, अच्छा ग्रास घास। ये किसका फोटो है? ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो हो गया ऑक्जेलिस का यानी खटमिट्ठी का। ठीक है, ऑक्जेलिस आपके एनसीईआरटी बुक में ऑक्जेलिस ही दिया है, ठीक है, लेकिन उसको हिंदी में हम लोग खटमिट्ठी बोलते हैं। खटमिट्ठी पौधा हो गया ये। ठीक है, अच्छा शक्कर के द्वारा मिंट में, पुदीना में और क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम यानी गुलदावदी। एस्टोलॉन के द्वारा कायिक जनन स्ट्रॉबेरी में होता है जो फोटो में आप देख रहे हैं, और दूसरा जैस्मीन में होता है यानी कि चमेली में होता है। ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी में होता है, जिसको आप फोटो में देख रहे हैं जलकुंभी, और दूसरा हो जाएगा क्या? पिस्टिया, यानी कि ये पिस्टिया हो गया। ठीक है, इन दोनों में ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन होता है। तो पहले तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहां से चलिए उतारते चलिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, हटा दें इसको। अच्छा अब आए हम लोग तीसरे नंबर में। इसका तीसरे नंबर में क्या बोलिएगा भाई? एरियल स्टीम। भाई एरियल स्टीम। अच्छा एरियल स्टीम का मतलब क्या होता है? वायवीय तना के द्वारा। ठीक है, वायवीय तना के द्वारा। अब ये वायवीय तना में कौन कौन आ जाएगा? पहला नंबर में इसका, सॉरी इसमें एक एक होता ही है भाई एरियल स्टीम, सीधे इसमें एग्जांपल लिख लेंगे क्या? अपुंसिया।
इसमें सीधे एग्जांपल लिख लीजिए, वायवीय तना मतलब हो गया सीधे वायु में जो तना हो, यानी कि जो तना ऊपर वायु की ओर निकला हुआ हो। तो अपुंसिया, जैसे इसमें आप नागफनी याद कर लेंगे, नागफनी। नागफनी जो होता है, इसके तना जो है ऊपर की ओर होते हैं, और उसी तना के द्वारा नया पौधा निकलता है। नागफनी में तना से नया पौधा निकलता है, ठीक है। और वैसा तना जो ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, उसके तना को काट के मिट्टी में डालिएगा, नया पौधा वहां से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में, मैंने सॉरी 3 गो तो ये हो गया इसका मतलब ये स्टीम आपका तना में 3 गो तना था, तो तीनों तना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर, क्या हो जाएगा तीसरा नंबर, बाई लीफ। समझ में आ रहा है ना, बाई लीफ यानी पत्ता के द्वारा। पत्ता के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, तो याद रखेंगे एग्जाम्पल इसमें आपको लिखना है ब्रायोफाइलम, और दूसरा क्या है, बेगोनिया, ठीक है, बेगोनिया, बेगोनिया और ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम आप लोग देखें, ब्रायोफाइलम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पत्थलचूर, ठीक है। एक बार इसको देखें हम लोग, हाँ, ब्रायोफाइलम यानी पत्थलचूर, देखें कि नहीं ऐसे पौधा को। ठीक है, ये हो गया ब्रायोफाइलम। अच्छा, इसमें पत्ता के द्वारा नया पौधा निकलता है, यानी कि पत्ता ही नया पौधा में विकसित हो जाता है समझ में। ये ब्रायोफाइलम हो गया, यानी कि पत्थल चूर हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें पत्ता के द्वारा ही नया पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइलम है, पत्थल चूर है। बेगोनिया को भी देख लीजिए, बेगोनिया, इसमें भी पत्ता के द्वारा नया पौधा का निर्माण होगा। ये एग्जाम्पल किसका है, बेगोनिया का। ठीक है, ये बेगोनिया है, और वो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम है। और ये ब्रायोफाइलम है। चलिए, तो इसको अब आप लोग एक बार पहले नोट कर लीजिए। यानी कि वायवीय तना के द्वारा, जैसे नागफनी के द्वारा, और बाइलीफ यानी पत्ता के द्वारा। तो ब्रायोफाइलम और बेगोनिया ये दोनों पत्ता हो गया, और इसमें पत्ता के द्वारा, ये दोनों पौधा में पत्ता के द्वारा नया पौधे का विकास होगा, ठीक है। देख लिया, चलिए अब हम लोग को वाटर हाइसिंथ के बारे में पढ़ना है, यानी जलकुंभी के बारे में। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, हेडिंग डाल देंगे जलकुंभी, यानी वाटर हाइसिंथ, क्या, वाटर हाइसिंथ।
वाटर हायसिंथ। और वाटर हायसिंथ का मतलब क्या होता है? जल कुंभी। ठीक है, वाटर हायसिंथ का मतलब क्या होगा? जल कुंभी। ठीक है, और ये जल कुंभी क्या है, तो अब इसके बारे में हम लोग बात किया जाएगा। पहले तो अभी आपको फोटो दिखाए हैं वाटर हायसिंथ के बारे में। या जलकुंभी का फोटो तो अभी आप लोग देखे ही थे। क्या होता है, इसके सुंदर फूल होते हैं और इसके पत्तियों का आकार भी बहुत सुंदर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे दो तरह के फिगर देख रहे हैं इसका जलकुंभी का। ठीक है, ये वाटर हायसिंथ है, जलकुंभी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जलकुंभी के बारे में, तो जलकुंभी का मतलब होता है बाबू, जलकुंभी, जलकुंभी जो है जल में रहने वाला एक खरपतवार होता है। ठीक है, यह एक खरपतवार है जो जल में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है, यानी कि सबसे पहले हम इसका बोटेनिकल नाम देखेंगे, पहले समझ लीजिए आप लोग इसका बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम अगर किसी पौधा का होता है तो उसको वनस्पतिक नाम कहते हैं, और जब वैज्ञानिक नाम किसी जानवर का होता है तब उसको हम लोग जूलॉजिकल नेम, ठीक है, यानी कि जंतु नाम उसका कहते हैं। तो ये वनस्पतिक नाम अभी हम लोग देख रहे हैं इसका बोटेनिकल नेम। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा, वनस्पतिक नाम इसका होता है वनस्पतिक नाम क्या होगा, इकॉर्निया। इकॉर्निया क्रेसिप्स, क्या बोलेंगे, इकॉर्निया क्रेसिप्स। ठीक है, इकॉर्निया क्रेसिप्स इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब इसकी कुछ कहानी है जिसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, और तब आगे हम लोग लिखा जाएगा। पहले इसको समझ लिया जाए, अभी कोई नहीं लिखिएगा, पहले जलकुंभी के बारे में कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। जलकुंभी के बारे में जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो जलकुंभी पौधा है, ठीक है, पहले इसके बारे में अच्छा से सुन लीजिए। कुछ वैज्ञानिक इंडिया से विदेश गए हुए थे, क्योंकि हमारे इंडिया का पौधा नहीं है, तो विदेश गए हुए थे। तो विदेश में अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर रोड के किनारे पानी लगा हुआ है तो वहां ये पौधे विकसित हुए होते हैं। तो वो लोग क्या देखते हैं अचानक से कि रोड के किनारे कुछ पानी लगा हुआ था और पानी में ये पौधे, बड़ी सुंदर दृश्य दिख रहा था उनको। और इतने सुंदर दृश्य दिख रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ और वहाँ बहुत अंतर है। हमारे यहाँ रोड के किनारे अगर कोई पोखरा, छोटा मोटा तालाब है, तो समझिए कि उसमें सारा लोग जो है सुबह सुबह भैंस धोएगा, उसी में खुद को धोएगा। उसके बाद जो है समझिए कि सुबह शाम उसी में धोना होना होता है। मूली, गाजर, आम, जो भी सब्जियां, साग, जो भी आपके बाजार में जाने वाला है, उस सबको उसी में धो के ले जाया जाता है। हम भैंस को भी उसी में नहवाते हैं, भैंस भी वहीं पे नहलाती है, और उसके बाद जो है उस भैंस का दूध भी पीते हैं। ठीक है, फिर वहाँ बच्चे जो है तो पॉटी भी कर देते हैं, उसी में धो भी लेते हैं। भैंस भी धो लिए, फिर वो भैंस के द्वारा दूध जो निकला फिर वो पी भी लिए। मतलब कि देख रहे हैं संक्रमण कैसे फैल रहा है। उसी में गाजर, मूली, जितना मार्केट में उजला उजला सफेद सफेद एकदम साफ साफ गाजर आपको दिखाई दे रहा है, वो लाल लाल, मूली दिखाई दे रहा है एकदम फ्रेश, तो समझ लीजिए कि वो नदी में से नहा के कहीं से आया है। नदी में अगर नहाया है तो आप भी समझ सकते हैं नदी का, हम लोग की तरफ की नदी का क्या हाल है। छोटा मोटा अगर नदी है, बड़ा नदी है तो लोग डर से उसके पास नहीं जाएगा कि भाई उसी में डूब जाएंगे। लेकिन छोटा अगर नदी है तो उसको इतना गंदा कर देगा कि समझिए कि पूरा बैक्टीरिया, वायरस सब फैला के उसी में रखा हुआ है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता है। विदेश में अगर मान लीजिए कि चूंकि हमारे यहाँ का बात अलग है भाई, हम लोग के यहाँ भले रोड पे पूरा एकदम से कमर भर पूरा गड्ढा हो जाए तो हो जाए, लेकिन रोड के किनारे का मिट्टी, और रोड टूट गया तो उसका ईंटा अपना है। मैंने जिसके सामने रोड है, हमारे सामने रोड है, तो वो ईंटा मेरा हुआ, हम उठा के उसको अपने घर में ला लेंगे। किसी और कोई और उठाएगा तो झगड़ा भी उससे करेंगे। ये वाला सोच है।
ठीक है। रोड, ये नहीं कि कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके हम लोग उसको बनवा दें ताकि वो अच्छा हो जाएगा, रोड हो जाएगा बढ़िया से, तो रोड टूटना चालू करता है, ईंटा निकलना चालू होता है, लोग उठा के उसको घर में रख लेता है। अब बताइए, लेकिन विदेश में क्या होता है कि लोग जहां भी आसपास में रह रहा है वो क्या करता है कि अपने आसपास में देखेगा अगर कोई गड्ढा है या तो उसको भरवा देगा, अगर बड़ा तालाब जैसा गड्ढा है तो वहां पे बड़ी सुंदर दृश्य, वहां पे टाइल्स मार्बल लगा के पूरा उसको चमका देगा। ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें कोई पौधा लगा दिया, अच्छा है उसमें पानी भी अगर रुका हुआ है तो वहां पे ऐसा पौधा आपको दिखाई जरूर दे देगा। तो वहां जो दिखेगा साफ पानी में दिखाई देगा, बड़ी सुंदर दृश्य लगेगा एकदम, आसपास में सब बैठने का एक जगह हो गया, लोगों का सेल्फी पॉइंट बन गया। हमारे यहाँ ही जहाँ रहता है बेचारा कचरा, आसपास में पूरा कचरा फैला हुआ होता है, तो वैज्ञानिकों को वहां दृश्य दिखाई दिया बड़ी अच्छा, उनको दिखा कि भाई ये पौधों का जो फूल है बड़ी सुंदर है, अच्छा इसके पत्तियों का भी जो आकार है बड़ी सुंदर है, फूल देख ही रहे हैं आप लोग यहाँ, तो फूल इसके इतना सुंदर फूल है, इसके पत्तियों का आकार देख रहे हैं कितना सुंदर पत्ता है, पत्ता का आकार इसका कितना सुंदर है, तो इसके सुंदर फूल और पत्तियों के कारण इसे इंडिया लाए थे। पूछा जाता है जलकुंभी को भारत क्यों लाया गया था, तो आप क्या बोलिएगा? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल शेप ऑफ लिप्स, यानी कि इसके सुंदर फूल और सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे इंडिया लाया गया था। चलिए ठीक है, भारत तो ला लिया गया। अच्छा, इंडिया लाने के बाद वैज्ञानिक, अच्छा एक बात ये देखे थे कि ये जिस जगह पे ग्रो किया हुआ था जहां विकसित था वो पानी रुका हुआ था, तो क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछा जाता है जलकुंभी किस पानी में विकसित होता है, ग्रो करता है, स्थित पानी में या बहते हुए पानी में? स्थित पानी में यानी रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर, बात समझ में आया, या स्टैंडिंग वाटर उसको कहते हैं, स्टेगनेंट वाटर या स्टैंडिंग वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में ही ये पौधे विकसित हो सकते हैं, बहते हुए पानी में ये पौधे विकसित नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये इंडिया लेकर आते हैं तो इंडिया लाने के बाद ये लोग क्या देखते हैं कि भले ही ये सूख गया था इंडिया आते आते, लेकिन जब ये मिट्टी में लगाते हैं, सॉरी पानी में इसको जब लगाते हैं, तो लगाने के बाद ये लोग क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा जलाशय के ऊपर, मतलब जल के सतह पर बहुत कम समय में पूरा फैल गया। ठीक है, यानी कि इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यह बहुत कम समय में पूरे जलाशयों के ऊपर फैल जाता है। तब ये लोग इसको बोले इट इज मोस्ट इनवेसिव वीड, यानी कि यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। वीड, WEED, वीड मतलब होता है खरपतवार। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार भी है ये चीज जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्या देखते हैं, अचानक से जलाशय के ऊपर तो पूरा फैल गया, अब जल में पाए जाने वाले जितने भी मछलियां थी, धीरे धीरे मछलियां या जलीय जीव सब मरने लगे। क्या कारण है भाई इतना जल्दी सारे के सारे जीव मरने लगे? तो इसका पता लगाया गया, इसमें पता चला कि भाई कुछ इस तरह का संरचना इसमें आप देखे होइएगा, ये गोलाकार संरचना जो होता है जिसको आप दबाइएगा तो ये स्पंज जैसा होता है। ठीक है, अच्छा उसको दबाने के बाद उसमें ये काम क्या करता है, इट सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज, यह जलाशय से यानी जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, और जल से जैसे ऑक्सीजन को खींच लिया उसके बाद सारा ऑक्सीजन आ गया इसमें, तो इसके नीचे जो मछलियां हैं वो तो मरेगी ही। तो ये क्या करता है कि पानी से यानी जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है यह पौधा, जिसके कारण जलीय जीव जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये लगाया गया था बंगाल में, सबसे पहले इसको लाया गया तो बंगाल में लगाया गया था। ये बंगाल में इतना आतंक मचा दिया, समझिए कि पूरा जल स्तर को बर्बाद करके रख दिया, और जल स्तर को जब बर्बाद कर दिया तब इसको उस समय बोला गया इट इज ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। टेरर मतलब क्या होता है, आतंक, इट इज ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि यह टेररिस्ट के तरह है, आतंकी है भाई ये, तो इसको बोला गया यह बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे किस पौधे को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है, जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये लोग चाहे वैज्ञानिक जो लाए थे चाहे कि इसको हटा भी दिया जाए, अब नहीं तो बेकार बेकार में लफड़ा हो जाएगा, फंस हो जाएंगे हम लोग तो सोचते कि कुछ प्राइज भी मिलने वाला है इंडिया में आने के बाद, लेकिन प्राइज के अपोजिट जो है हम लोग को यहाँ जेलों में डाल देगा लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा का सारा जलाशय खत्म कर दिए। अरे बहुत खतरनाक पौधा ना है जी,
पूरे जल स्तर को खत्म कर देगा, पूरा का पूरा मछलियां मर जाएगी, जलीय जीव तबाह हो जाएंगे। इसको जब खत्म करने की कोशिश किए तो इसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। इसे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, इतना खतरनाक है, इतना तेजी से फैलता है। आप अपने आसपास में देखे होइएगा, कुछ जगह पे पानी तो नहीं है, लेकिन जब भी अगर पानी होगा, और जलकुंभियों नहीं है, पहले से पानी नहीं है, जलकुंभी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश हुआ, पानी हुआ, एक रात के अंदर में पूरा जलाशय के ऊपर फैल जाता है। देखते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा फिर से निकल जाता है। तो इसलिए इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद तब ये पौधा आज देखिए आप, बंगाल में कहाँ लगाया गया था, आज हर जगह ये है। आपके घर के पीछे भी अगर कोई नाला नाली बनाए हुए हैं, पानी उसमें इकट्ठा होता है, तो वहां भी जलकुंभी पनप जाएगा। इतना ही फैल गया है इसकी प्रजातियां। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग कुछ लैंग्वेज एक एक कर करके पहले लिख लेते हैं। जलकुंभी, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इकॉर्निया क्रेसिप्स। अब आप लोग इसको जरा एक बार लिखते चलें और समझते चलें। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है? इट ग्रो इन, जल में नहीं, जल में तो पाया ही जाता है, लेकिन कौन सा जल में? बहते हुए पानी में या रुके हुए पानी में? रुके हुए पानी में। इट ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर या स्टेगनेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर, यानी कि यह ठहरे हुए पानी में, लिखते चलेंगे अब आप लोग, यह ठहरे हुए पानी में विकसित होता है, यह ठहरे हुए पानी में विकसित होता है या वृद्धि करता है। ठीक है, यह ठहरे हुए पानी में विकसित होते हैं। अच्छा, उसके बाद इट केम इन इंडिया, इसे भारत क्यों लाया गया? बोलिए। इसके सुंदर फूल और सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया। तो लिख लेंगे, इट केम इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स, because of its beautiful flower, and it came in India because of its beautiful flower, because of its beautiful flower and shape of leaves। लिप्स बोलते हैं हम लोग पत्तियों को, लीफ मतलब होता है पत्ता और लिप्स मतलब होता है पत्तियां। यानी इसका मतलब हुआ इसके सुंदर फूल तथा सुंदर, इसके सुंदर फूल तथा सुंदर पत्तियों के आकार के कारण, इसके सुंदर फूल तथा सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया, लाया गया। इसके सुंदर फूल तथा सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया। ठीक है, इसे भारत क्यों लाया गया था? इसके सुंदर फूल तथा सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोलेंगे? अच्छा, पहले लिख लीजिए, इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द water body, it spreads all over the water bodies in short period of time। यानी इसका मतलब हुआ यह बहुत कम समय अंतराल में, यह
बहुत कम समय अंतराल में, यह बहुत कम समय अंतराल में पूरे जलाशयों, जलाशय मतलब होता है जल का सतह, यानी जल पर, यह बहुत कम समय अंतराल में पूरे जलाशयों पर फैल जाते हैं। ठीक है, यह बहुत कम समय अंतराल में, यह बहुत कम समय अंतराल में पूरे जलाशयों पर फैल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए इट इज, बोला गया इट इज मोस्ट इन्वेसिव वीड, इट इज मोस्ट इन्वेसिव वीड। अब इन्वेसिव मतलब होता है तेजी से फैलने वाला, तेजी से फैलना, और वीड मतलब होता है खरपतवार। वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, यह बहुत तेजी से फैलने वाला, यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब कि यह बहुत तेजी से फैलने वाला, क्या बोलेंगे, यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, अच्छा अब अगला काम ये क्या करता है, तेजी से फैल तो जाएगा, तो जैसे तेजी से फैलेगा अब क्या करेगा, ये जल से क्या चीज को खींच लेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो लिखेंगे इट सक्स, सक मतलब क्या होता है, खींचना, इट सक्स ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन पढ़िएगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी, इट सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी, it sucks O2 from the water body, and due to this, इसके कारण, and due to this, and due to this death may occurs, death may occurs of, it sucks oxygen from the water body, and due to this death may occur, death may occurs of aquatic animals like fishes। इसका मतलब क्या हुआ, यह पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है और इसके परिणाम स्वरूप, अच्छा इसके कारण जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। यह जल से, या बोल देंगे यह जलाशय से, वही हुआ, यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, खींच नहीं, खींच, खींच लेता है, यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण, जिसके कारण जलीय जीवों की, जिसके कारण जलीय जलीय जिसके कारण जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु
हो जाती है। यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ा दिया जाए। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं क्या? इट इज ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि इसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब क्या हुआ? बंगाल के आतंक। यानी आप पूरा लिख सकते हैं ऐसे पूरे लैंग्वेज में, इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, यह क्या होता है जी? इट इज स्कोरेज। स्कोरेज मतलब क्या होता है? महाविपत्ति। इट इज स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी। इट इज स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि यह जलाशयों का महाविपत्ति होता है। यह जलाशयों का महाविपत्ति होता है। ठीक है। जितने भी जलाशय हैं, जलाशय का मतलब समझ रहे हैं? जल का सतह मतलब जल के ऊपर, ये जल का जलाशय मतलब जल का समुद्र, ये नदियों का, सॉरी नदियों का, यह क्या होता है जी? महाविपत्ति होता है। ठीक है। अब आप अपने आसपास में जितने भी पोखरा तालाब ये सबको देखते होइएगा, उसमें अक्सर आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा वाटर बॉडी पर, यानी कि पूरे के पूरे जलाशयों पर ये फैले हुए होते हैं। यानी कि यह जलाशयों का महाविपत्ति होता है। हो जाएगा। इसे हम जलाशय का क्या बोलते हैं? इसे जलाशय का महाविपत्ति कहा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? इसे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। लिख लेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट rid of, to get rid of। ठीक है। टू गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ मतलब क्या होगा? छुटकारा पाना, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, यानी टू गेट रीड ऑफ देम कर दीजिए लास्ट में, ऑफ देम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, यानी इसका मतलब हुआ इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। लिख लीजिए, इससे छुटकारा पाना, इससे छुटकारा पाना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल यानी कठिन, अवेरी मतलब बहुत, यानी इससे छुटकारा पाना बहुत बहुत कठिन होता है। ठीक है। इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, यानी इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। इनसे आप छुटकारा आसानी से नहीं पा सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसमें जनन किसके द्वारा होता है।
इसमें किसके द्वारा कायिक जनन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन, हम लोग बोलेंगे इन वाटर हाइसिंथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, अभी बताए हैं, इन वाटर हाइसिंथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि ऑफसेट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? अकर्स बाय ऑफसेट, यानी सब एरियल स्टीम है ये अर्धवायवीय तना। ठीक है, यानी कि जलकुंभी में 1.3 के डी नंबर फिगर, एनसीईआरटी के 1.3 का डी नंबर फिगर ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, डी 1.3 फिगर के डी नंबर। जलकुंभी में, जलकुंभी में कायिक जनन, कायिक जनन भूस्तरिका के द्वारा होता है। ठीक है, जलकुंभी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो जलकुंभी में कायिक जनन भूस्तरिका के द्वारा होता है। हो जाएगा? आया समझ में सबको? नहीं आया? आया, अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसका कहानी हम पहले ही आप लोगों को सुना चुके हैं, उसी कहानी पे बस याद करते चलना है। उतार लीजिए जो लोग बाकी हैं। चलिए इसको फटा
बात समझ में आया? एक बार समझ लिया जाए ताकि आप लोग का क्लियर हो जाएगा, अभी याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान दे दीजिए बोर्ड पे। चलिए ये हो गया हम लोग का जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए जलकुंभी में सबसे पहली खास बात क्या है, जलकुंभी में जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या बोलिएगा? इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया क्रेसिप्स, बोलिए मेरे साथ बोलिए तब ना सीखिएगा। इकॉर्निया क्रेसिप्स। इंग्लिश को टाटा बाय आप बोल दीजिए, क्योंकि अब इंग्लिश से आपको डर लगने की जरूरत नहीं है। उससे आप पहले वो टाटा भाई आपसे कह रहा था, तब आप भाग रहे थे, अब आप उसको भगाइएगा। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश की परेशानी दूर। आप बस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखते चलें, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज भी बहुत सुधार सुधार हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर में आपको सारा चीज महसूस हो जाएगा कि भाई हम जितना पढ़े हैं ओवरऑल खाली बायोलॉजी नहीं सीखे हैं, बायोलॉजी के साथ साथ हमें बहुत सारा चीज क्लियर भी हुआ है। हमें यहाँ संस्कार भी सीखने को मिला, कैसे पढ़ना है, किस तरह कैसे बात करना है, सारा चीज। क्वेश्चन कैसे नीट का बनता है वो भी बना के देखेंगे, सारा चीज बनेगा। ठीक है, हम लोग अब होमवर्क भी देंगे। पहला चैप्टर जैसे आपको पढ़ा दिए वैसे क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, वैसे आपको सॉल्व भी करना है। नीट का क्वेश्चन बैंक सब लोग ले लीजिएगा, और अपना ऑब्जेक्टिव जो बुक हमारा है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको, ये जैसे 1 तारीख को एग्जाम है बायोलॉजी का, थोड़ा उसमें हम लोग व्यस्त हैं, अभी लगे हुए हैं। बच्चों के एग्जाम जो है 12 को, इसके बाद जो है 1 के बाद फ्री हो जाएंगे, तो 1 के बाद जो है आप लोग को बुक मंगवा के दे देंगे। अब उसके बाद आप भी क्लियर हो जाइएगा। क्वेश्चन बनाते चलना है अभी से ही, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की हम लोग तैयारी भी करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा भाई आज ऐसे 2 बजे या 3 बजे का टाइमिंग डाले हैं, शायद 3 बजे आज वो लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपके संपर्क के जितने भी बच्चे होंगे सबको बोलिएगा जुड़ने के लिए, जिस बार 12 बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा एकदम, मतलब कि जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव खाली 5 नंबर 2 नंबर वाला, और सारा क्वेश्चन उसी के अंदर से रहेगा। सारा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अधिकांशतः रहेगा। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, कहने का मतलब है वनस्पतिक, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? इकॉर्निया क्रेसिप्स। अच्छा यह कहाँ पाया जाता है? तो यह ठहरे हुए पानी में विकसित होता है। क्या बोलेंगे? यह ठहरे हुए पानी में विकसित होता है। अच्छा उसके बाद इट केम इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, यानी कि इनके सुंदर फूल तथा सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। इसे भारत क्यों लाया गया? तो इसके सुंदर फूल तथा सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। अच्छा उसके बाद यह क्या करता है? तो यह बहुत कम समय में पूरे जलाशयों के ऊपर फैल जाता है। ये पूरे जलाशय के ऊपर बहुत कम समय में, इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यह बहुत कम समय में पूरे जलाशयों के ऊपर फैल जाता है। उसके बाद इट इज मोस्ट इनवेसिव वीड, यानी कि यह सबसे बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार होता है। खरपतवार है ये, याद रखिएगा, पौधा नहीं, इसको खरपतवार में, वीड में हम लोग लेते हैं, खरपतवार है, प्लांट नहीं बोलते। तो इसलिए हाँ मतलब ये कोई ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अच्छा आप सुनिएगा, उसके बाद इट सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी, यानी कि यह जलाशय से क्या करता है, यानी जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। एंड ड्यू टू दिस डेथ में अकर्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, यानी कि यह जलाशय से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा उसके बाद इसे, अब इतना काम जब करेगा तो इसको आतंक तो बोला ही जाएगा, यानी कि इट इज ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि इसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। तो कौन से पौधे को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है? तो जलकुंभी, याद रखिएगा, यानी इकॉर्निया को। अच्छा उसके बाद देखिए, इट इज इट 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 इज एस्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी। एस्कोरेज मतलब होता है महाविपत्ति, या वाटर बॉडी मतलब जलाशय, यानी कि यह जलाशयों का महाविपत्ति है। यह पौधा पूरे जलाशय का महाविपत्ति होता है। महाविपत्ति है भाई, देख ही रहे हैं आप लोग, पूरे जलाशय को, जल को खराब करके रख देगा, पूरे जल के सतह को। अच्छा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, यानी इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद इसमें जलकुंभी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट के द्वारा, यानी उसके ऊपरी अर्धवायवीय तना जो होता है उसी से नया पौधा निकल जाता है, जिसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो जलकुंभी में कायिक जनन भूस्तरिका के द्वारा होता है। हो जाएगा, चलिए तो ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। कल हम लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, ये हेडिंग डाल लेना है आप लोग को, यानी द्विलिंगी और एकलिंगी। इसका मतलब क्या हो गया, द्विलिंगी और एक लिंगी। द्विलिंगी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक ही शरीर में हो। तो जब किसी पौधा में नर और मादा एक में हो, चाहे किसी एनिमल में नर और मादा एक ही में हो, जैसे अर्थवर्म केंचुआ आप लोग देखे होइएगा, केंचुआ में मेल और फीमेल एक ही साथ होता है, एक तरफ में मेल होता है दूसरी तरफ में फीमेल होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। जब एक ही शरीर में दोनों लिंग हो, यानी एक ही शरीर में नर और मादा दोनों हो, तब उसको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जब जैसे एनिमल में आपको केचुआ बता दिए, उसी तरह पौधा में आप लोग देख सकते हैं, पौधा में आपका चाइना रोज, गुड़हल, चाहे आप मटर का पौधा आसान है, पी प्लांट भी द्विलिंगी होता है, मतलब एक ही पौधा में मेल है उसी में फीमेल भी हो जाएगा। अच्छा, एक लिंगी का मतलब हुआ वैसे जीव जिसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग हो, अलग अलग शरीर में हो। जैसे मान लीजिए कि मेल में मेल का केवल हो और फीमेल में फीमेल का जनन अंग हो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें होगा, मतलब केवल जनन अंग हो या जनन तंत्र हो, नर जनन तंत्र होगा तो नर होगा, फीमेल जनन तंत्र होगा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो ये मादा होगी। तो मेल और फीमेल अलग अलग शरीर में अगर होगा तो इसका मतलब हो गया वो एक लिंगी है। जैसे कॉकरोच का नाम आप लोग सुने होइएगा, तेलचट्टा, एक लिंगी है। मनुष्य एक लिंगी है, समझ में आया। पपीता, पपाया क्या होता है जी, एक लिंगी होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आप लोग को याद रखना है, कल इसके बारे में हम लोग आगे टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी क्लास आप लोग का स्टार्ट हुआ है, लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके बच्चों को बताएं, जल्दी से जुड़ जाएं ताकि उनके कैरियर को आप बचा सकते हैं। अभी आप लोग का जो बैच टाइम है 8 से 10 में, 10 से 12 में, 1 से 2 में, 1 से 2 वाला बैच अब 6 से 8 होने वाला है। ठीक है, मॉर्निंग में फरवरी से 6 से 8 कर दिया जाएगा इसको, क्योंकि अब मौसम सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपका एक टाइम है 4 से 6 में, तब सब बैच जो है 2 घंटा का चलेगा फाइनली। ठीक है, इसमें रेगुलर आप लोग का पढ़ाया जाएगा, सुना जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। 2 घंटा इसलिए टाइम आप लोग से लिया जाएगा, तब जाके मजा आएगा इसमें पढ़ने में। ठीक है, नीट का क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, इसलिए सब लोग नीट का क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी 2 बुक ले लेना है सब लोग को। ठीक है, थैंक यू।